नमस्ते बच्चों, मैं सुनील बैरवा प्रस्तुत हूँ आपके सामने कक्षा 8 की वसंत पुस्तक का पाठ 3 लेकर के, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। इसके लेखक हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। इस कहानी को भी उन्होंने व्यंग्य के रूप में लिखा है। व्यंग्य क्या होता है पहले वह समझ लेते हैं। व्यंग्य का अर्थ होता है कि शब्दों के माध्यम से किसी का उपहास करना, किसी पर ताना कसना, या हम अपनी भाषा में जिसे कहते हैं चुटकी लेना, मजाक करना। साहित्य की भाषा में इसे आलोचना कहते हैं। व्यंग्य में व्यक्ति या समाज की किसी बुराई पर शब्दों के माध्यम से प्रहार या चोट की जाती है, इसे व्यंग्य कहते हैं। तो यह बस की यात्रा कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक हास्य व्यंग्य है। इसमें पाठ पढ़ने पर आपको अनेक घटनाओं पर हंसी भी आएगी। हास्य व्यंग्य का अर्थ होता है कि व्यंग्य के साथ साथ हास्य रस का भी, यानी उसमें हंसी का भी जो है भाव है। तो चलिए पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। पाठ किस बारे में लिखा है। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग्य है। इसमें लेखक ने अपनी एक बस यात्रा के अनुभवों और उसमें होने वाली परेशानियों का वर्णन किया है। पाठ में लेखक ने परिवहन व्यवस्था की जर्जर हालत पर व्यंग्य किया है। परिवहन व्यवस्था निजी परिवहन या प्राइवेट परिवहन व्यवस्था होती है। तो प्राइवेट परिवहन के मालिक या उसको चलाने वाले कम लागत में या अधिक से अधिक मुनाफे की आस में रहते हैं। इसके लिए वे यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो जर्जर हालत पर व्यंग्य किया है। लेखक ने दर्शाया है कि किस प्रकार निजी बस मालिक केवल मुनाफा कमाने पर ध्यान देते हैं तथा उन्हें यात्रियों के जान माल की कोई परवाह नहीं होती है। पाठ में घटनाओं पर हंसी भी आएगी और पाठ पढ़ने पर पाठ के घटनाक्रम हमारे सामने नाचने भी लगेंगे। अर्थात हमारे सामने जैसे कि वे घटनाएं घट रही हो, ऐसा हम अनुभव भी करेंगे पाठ को पढ़ने पर। आपको चित्र में एक बस दिख रही होगी। बस का आगे का भाग दिख रहा होगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा बॉम्बे टू गोवा। यदि आप में से कुछ बच्चे जानते हों तो बॉम्बे टू गोवा एक बॉलीवुड की एक पुरानी फिल्म है। उसी नाम से नई फिल्म भी बॉम्बे टू गोवा, जिसका शीर्षक है जर्नी बॉम्बे टू गोवा, बनी थी। तो जर्नी बॉम्बे टू गोवा जो नई फिल्म बनी है, उस फिल्म में जो बस है वह बस और बॉम्बे टू गोवा की यात्रा जो है उस बस के माध्यम से, वह बस की जो यात्रा है वह बिल्कुल इस पाठ की बस की यात्रा से आपका बिल्कुल मेल खाती है। यदि आपने फिल्म देखी होगी तो उस फिल्म में भी यह दर्शाया गया था कि किस प्रकार एक बस को अच्छा खासा शुरू में यात्रा शुरू होने से पहले या टिकट बेचते समय बहुत लग्जरी बस या बहुत बढ़िया बस प्रस्तुत किया गया, लेकिन जब वह बस चली तो वह रास्ते में कहीं जगह ख़राब हो जाती है, कहीं प्रकार की उसमें परेशानी आती है। कभी उसमें कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बॉम्बे टू गोवा तक की वह यात्रा उस बस के माध्यम से बहुत ही कठिन हो जाती है और उस पूरी फिल्म वह उस बस की यात्रा पर आधारित है। तो आप इस पाठ को उस फिल्म से जोड़कर भी देख सकते हैं या उस फिल्म को इस पाठ से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए अब हम पाठ का सार जान लेते हैं, यानी पाठ के बारे में जान लेते हैं। कहानी क्या है, कहानी का मूल भाव क्या है। लेखक अपने 4 मित्रों के साथ जबलपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए पन्ना से सतना तक बस से यात्रा करते हैं। शुरू में आपने पढ़ा होगा कि पाठ के शुरू में ही आपने पढ़ा होगा कि
हम 5 मित्रों ने तय किया, यानी लेखक और इसके 4 मित्र, यानी ये पांचों मित्रों ने तय किया कि ये पन्ना से सतना बस से जाएंगे और सतना से फिर जबलपुर की ट्रेन इनको मिल जाएगी, लेकिन पन्ना से सतना तक इनको बस की यात्रा करनी है। तो शाम 4 बजे के लिए, शाम 4 बजे वहाँ से बस जाती है। लेखक के मित्रों में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था। हाँ, लेखक के 2 मित्रों को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने वापस आने का भी यही मार्ग अपनाया कि इसी रूट से या इसी तरीके से हम वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों ने लेखक और उसके साथियों को सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं। लेखक ने पूछा, क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने कहा, नहीं, बस डाकिन है। यहाँ डाकिन शब्द का प्रयोग डायन के संदर्भ में किया गया है, या एक तरह से बुरी घटना के संदर्भ में प्रयोग किया गया है कि इस बस से यात्रा करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। लोगों ने कहा, बस ही डाकिन है। लेखक ने देखा कि बस बहुत पुरानी थी और बहुत ही खराब हालत में थी, खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का अर्थ होता है बहुत बूढ़ा, बस बहुत बूढ़ी थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों के अनुभव लिए हो, यानी कई सालों से यह बस चलती आ रही हो। तो उनके अनुसार लेखक ने जब बस को देखा तो लेखक के अनुसार बस को देख करके वह इतनी वृद्ध थी कि वह पूजा करने योग्य थी, उससे यात्रा नहीं की जा सकती थी। बस की हालत देखकर लेखक को लगा कि क्या यह बस चलती भी है? तो इतने में ही बस कंपनी के हिस्सेदार जो उस बस से सफ़र कर रहे थे, बस कंपनी के एक हिस्सेदार उसी बस से सफ़र कर रहे थे। इतने में उन्होंने कहा कि चलेगी क्यों नहीं जी, बिल्कुल चलेगी, अभी देखना। लेखक ने कहा, ठीक है, हम भी देखते हैं, वही हम देखना चाहते हैं कि बस अपने आप चलती है, बस अपने आप चलती है। तो हिस्सेदार साहब कह रहे थे, बिल्कुल चलेगी जी। यही बॉम्बे टू गोवा फिल्म में भी कहा था कि अरे बस बहुत बढ़िया, आप बैठो तो सही, अब बहुत बढ़िया बस, ये आपको झट से कम समय में पहुंचा देगी। लेखक को यकीन नहीं हुआ, उनके मित्रों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसी बस अपने आप भी चल सकती है। फिर लेखक के उन्हीं 5 मित्रों में से एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि भाई डरो मत, हम लोग इसी बस से चलते हैं, बस अनुभवी है, यह नई बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी नई बसों से ज़्यादा इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ये बस अनुभवी है और हमें अपने बेटों की तरह गोद में बिठा करके लेकर चलेगी। तो लेखक और इसके मित्र बस से यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं। इनको जो लोग छोड़ने आए थे, विदा करने आए थे, उनकी आंखों में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे कह रहे हों, मतलब उनको देख करके लग रहा था जैसे कि वे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों, और मानो कह रहे हों कि जीवन में आना जाना तो लगा ही रहता है, चाहे राजा रंक फ़कीर कोई भी हो, जो आएगा वो जाएगा। बस आदमी को कूच करने के लिए मतलब जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का अर्थ हुआ बच्चे कारण, आपके शब्दार्थ में दिया हुआ है कारण। तो आदमी को प्रस्थान करने के लिए क्या चाहिए? एक निमित्त, एक कारण चाहिए। तो अगर बस की दुर्घटना में इन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना एक कारण बन जाएगी कि दुर्घटना में मर गए, ठीक है। तो विदा करने आए लोग इस तरीके से देख रहे थे मानो अंतिम विदाई दे रहे हो। आगे चलते हैं। अब बस का इंजन स्टार्ट हो गया, परंतु बस का इंजन स्टार्ट होने पर ऐसा लगा जैसे पूरी बस ही इंजन हो। कहने का अर्थ है कि पूरी बस ही ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। तो लेखक को लगा कि हम बस में नहीं, इंजन पर बैठे हैं। ज़ोर ज़ोर से हिलने के कारण बस की खिड़कियों के कांच पहले से ही टूटे हुए थे,
और जो बचे हुए कांच थे वे भी टूटकर गिरने लगे और कांच लगने के डर से लेखक खिड़की से दूर बैठ गए। बस को चलता देख लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन की याद आ गई, क्योंकि असहयोग आंदोलन में भारतीय लोगों ने अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग किया था। ठीक इसी प्रकार से बस का भी प्रत्येक पुर्जा बस से असहयोग कर रहा था। सीट बॉडी से असहयोग कर रही थी। ऐसा लगता था कि सीट आगे भाग जाएगी, हम यहीं कहीं रह जाएंगे, और कभी लगता था कि हम आगे भाग जाएंगे, सीट वहीं की वहीं है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी बस में असहयोग आंदोलन चल रहा था, यानी बस के सारे पुर्जे एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। कुछ दूर चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। सारे भेदभाव मिटने का अर्थ हुआ कि इनको लग गया कि जैसे हम सीट पर लटके हुए हैं या अटके हुए हैं। अचानक कुछ दूर चलने पर यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, कुछ दूरी पर चलने के बाद अचानक बस रुक गई। पता चला पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। छेद होने के कारण बस रुक गई। तो ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाला और अपने बगल में रखकर एक नली से डायरेक्ट इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। यहीं पर हरिशंकर परसाई लेखक जो है व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल के डायरेक्ट यानी सीधा इंजन में भेज रहा है, यानी जुगाड़ कर रहा है, तो थोड़ी देर में हो सकता है कि ये इंजन को भी अपनी गोदी में उठा कर रख लें और उसी नली से गोदी में रखे हुए इंजन को पेट्रोल पिलाएंगे, कि जैसे माँ बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। तो यहाँ हरिशंकर परसाई उस खराब व्यवस्था यानी उस बस की खस्ता हालत पर व्यंग्य कर रहे हैं। बस की रफ्तार धीरे होती जा रही थी। अब लेखक को बस पर से भरोसा उठने लगा था। उसे लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकता है, या फिर बस चलते चलते किसी पेड़ से टकरा जाएगी, या झील आएगी तो झील में गोता लगा जाएगी, मतलब उसमें डुबकी लगा जाएगी। गोता लगाना अर्थात उसमें डुबकी लगा जाना। इस कारण से ही लेखक खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य तो देख रहे थे, लेकिन सड़क के किनारे आने वाले प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। यह प्रश्न में भी आपसे पूछा जाएगा कि लेखक प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो वह प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बस अब इससे टकरा जाएगी, और जब एक पेड़ निकल जाता तो उसे लगता कि अब दूसरे पेड़ से टकरा जाएगी, दूसरे से भी बच जाते तो लगता कि अब इससे टकरा जाएगी। इस प्रकार जो है लेखक को बस से भरोसा उठ गया था और उसे डर लग रहा था कि बस से दुर्घटना हो सकती है, टकरा सकती है बस। यह जो चित्र में आप बस देख रहे हैं, यह देखिए, बस आपको कहीं से भी जो कंपनी से बस बनकर आती है या वास्तविक ओरिजिनल बस बनकर आती है वैसी बस नहीं लग रही। इस बस को देखकर आपको लगता है कि इस बस को डिज़ाइन किया गया है, यानी इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। ये वही बस है जो जर्नी टू बॉम्बे गोवा फिल्म में इस्तेमाल की गई थी, और फिल्म के शुरू में ही कहा गया था कि जो ड्राइवर है बस का, उसने कहा कि मैं बस बनवा कर लाया हूँ, अर्थात वह इस बस को बनवा कर लाया। तो बस को देखने से आपको लग रहा होगा कि बस में बहुत कुछ बदला हुआ है, और बस ऐसे ही जुगाड़ू बस जिसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लेखक हर पेड़ को इसीलिए अपना दुश्मन समझ रहा था। उसे लगा कि बस इससे पेड़ से टकरा जाएगी और हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। कुछ दूर चलने के बाद, यानी पेट्रोल की टंकी में छेद होने के बाद पेट्रोल नली से डालने से बस फिर चली, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अचानक से बस फिर रुक गई। इस बार ड्राइवर की लाख कोशिशों के बाद भी बस नहीं चली। उसने तरह तरह की तरकीबें की। तरकीब का अर्थ हुआ बच्चे कोशिशें या उपाय। तो तरह तरह की उसने तरकीबें की, फिर भी बस नहीं चली। अब बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था कि बिल्कुल हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल आपकी अवज्ञा करेंगे।
आपकी कोई भी अब आज्ञा नहीं मानेंगे। लेकिन बस कंपनी के हिस्सेदार अब भी बस को बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है कि बस रुक गई। इत्तेफाक मतलब संयोग की, ये तो मात्र संयोग की बात है कि बस रुक गई। अब उस हल्की हल्की चांदनी में, यानी रात्रि की हल्की हल्की चांदनी में बस बहुत दयनीय लग रही थी। दयनीय मतलब कि उस पर दया करने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सड़क के किनारे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। लेखक को दुख हो रहा था कि वह इस वृद्धा बस पर लदकर आ गए हैं। कहीं उनकी वजह से इस बस के प्राणों का अंत ना हो जाए, और यदि इसके प्राणों का अंत हो गया तो हमें इस बियाबान में ही, बियाबान का अर्थ हुआ बच्चे उजाड़ या जंगल में ही, हमें इस जंगल में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह एक चित्र आप देख रहे होंगे। इस चित्र में वही बस जो बॉम्बे टू गोवा फिल्म, जर्नी बॉम्बे टू गोवा फिल्म में है। ये देखिए एक जंगल से आ रही है, यानी यह उजाड़ से आ रही है। उस रास्ते पर आपको कोई भी और जो है साधन नहीं नज़र आ रहा होगा। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है बस का टायर बदल रहा है, दूसरा व्यक्ति बस के टायर को पकड़े हुआ है। तो बस का टायर खराब हो, फट गया है, पंचर हो गया, तब बदला जाता है। तो आगे हम इस कहानी में भी यह देखेंगे। जी आगे चलते हैं। तो हिस्सेदार साहब ने, जब बस नहीं चली लाख कोशिशों के बाद भी, तो हिस्सेदार साहब ने इंजन को थोड़ा बहुत कुछ सुधारा। अब सुधारने के बाद बस चल पड़ी, पर उसकी चाल अब और धीमी हो गई थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन ठीक किया, बस चल पड़ी, पर अब उसकी रफ्तार और धीमी हो गई थी, और धीरे धीरे उसकी हेडलाइट जो थी, आगे की जो लाइटें होती है, उसकी रोशनी भी घटती जा रही थी। घटती जाने का मतलब है कि एकदम बुझने वाली थी। तो वह बस रात्रि की चांदनी में रेंग रेंग कर चल रही थी। रेंग कर चलना मतलब बहुत धीमे चलना। तो वह बस रेंग करके रात्रि की चांदनी में चल रही थी, क्योंकि उसकी लाइटें खराब हो गई थी, तो उसे आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तेज़ चलेगी तो दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यदि उस रास्ते पर कोई और गाड़ी आती थी तो वह बस किनारे पर खड़ी हो जाती थी, सड़क किनारे पर खड़ी हो जाती थी। यहाँ पर भी देखो कितना सुंदर एक हास्यास्पद व्यंग्य हरिशंकर परसाई ने किया है। उन्होंने लिखा कि यदि उस रास्ते से कोई और बस आती तो यह बस मानो एक बूढ़ी औरत की तरह कहती कि निकल जाओ बेटी, मेरी तो वह उम्र रही नहीं कि तुम्हारी तरह तेज़ दौड़ सकूं, तुम ही तेज़ दौड़ करके निकल जाओ। इस प्रकार से एक हास्यास्पद व्यंग्य यहाँ लिखा, यानी जैसे मानो वह बूढ़ी बस दूसरी आने वाली बस को या साधन को कह रही। आगे चलते, एक पुलिया के ऊपर पहुंचने पर बस का टायर फट गया। यानी धीरे धीरे रेंगते रेंगते जब बस पुलिया के ऊपर पहुंची तो बस का टायर फिस कर गया। फिस करना मतलब हवा निकल जाना, तो फटने से हवा निकलती है, पंचर होने से। बस का टायर फट गया, तो जब बस चलते हुए में टायर फट जाता है तो बस हिलने लगती है, लहराने लगती है। तो बस हिलकर थम गई। अगर बस स्पीड में होती, अगर ऐसे में तेज़ स्पीड गाड़ी या तेज़ स्पीड बस या किसी भी साधन का टायर फट जाता है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो है फिर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। पुलिया के नीचे जो नाला बना हुआ था उस नाले में गिर जाती। इस घटना के बाद अब लेखक ने पहली बार उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। अच्छा, श्रद्धा भाव से क्यों देखा? क्योंकि वह बस के टायरों की हालत जानते थे। वह पूरी बस की हालत ही जानते थे, और बस की हालत जानते हुए भी वह अपनी जान जोखिम में डालकर, प्राण हथेली पर रखना मतलब
जान जोखिम में डालकर जान हथेली पर रखना, यह मुहावरा है बेटे। जान हथेली पर रखना यह मुहावरा, जिसका अर्थ है प्राण जान जोखिम में डालना। तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर उस बस से सफ़र कर रहे थे। लेखक ने सोचा कि इतना साहस हिस्सेदार साहब दिखा रहे हैं, लेकिन इनके साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यानी इतने साहस और बलिदान के साथ तो इनको किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर मान लो बस उछलकर नाले में गिर जाती है और हम मर भी जाते हैं, तो यह आदमी इतना महान है कि स्वर्ग में देवता भी बाहें पसारे इस आदमी का इंतजार करते हुए कहेंगे कि देखो वह महान आदमी आ रहा है। यहाँ एक और व्यंग्य है कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ भी बड़ा कटाक्ष किया है हरिशंकर परसाई ने। उस खराब स्थिति को जानते हुए भी जान जोखिम में डालना, उस चीज़ पर उस सोच पर कटाक्ष किया है। अब टायर फटने के बाद देखो बस में दूसरा टायर लगा रहा है, तो दूसरा घिसा पिटा टायर लगाकर बस को फिर चलाया गया। पर अब लेखक ने किसी भी वक्त पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उनको लगने लग गया कि अब तो लगता है पूरी ज़िंदगी ही इस बस में गुजारनी पड़ेगी, और यहीं से हम सीधे दूसरे लोक को यानी स्वर्ग लोक को, हमारी मृत्यु हो जाएगी और सीधा हम स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएंगे। यहीं से इस पृथ्वी पर अब हमारी कोई मंजिल नहीं है, इस बस से ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से लेखक और उसके मित्रों ने बस की स्थिति से समझौता कर लिया, और समझौता करते हुए अब उन्होंने सारी चिंताएं छोड़ दी और वे आराम से बैठ गए। उनकी बेताबी बेताबी जो उत्सुकता थी और जो तनाव था सब खत्म हो गया। वे आराम से बैठ गए, जैसे इत्मीनान आराम से, तसल्ली से, जैसे घर में बैठते हैं ऐसे बैठ गए। और अब आपस में मित्रों में हंसी मजाक चालू हो गया, सारा तनाव सारी चिंताएं दूर हो। ठीक है बेटे, तो यह बस की यात्रा पाठ की व्याख्या थी, पाठ का सार था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने स्पष्ट कर दिया है, आपकी किताब के पीछे भी है, जिसमें आप निमित्त है शब्द है निमित्त, जिसका अर्थ है कारण या साधन। गोता शब्द है जिसका अर्थ है डुबकी लगाना। इत्तेफाक संयोग, बियाबान जंगल या उजाड़ खंड। अंत्येष्टि दाह संस्कार, जिसको कहते हैं मरने के बाद जो करते हैं अंतिम संस्कार। प्रयाण प्रस्थान या मरना। और बेताबी बेचैनी। तो यह है पूरी इस पाठ की शब्दार्थ सहित व्याख्या थी। धन्यवाद।